हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम ई सरल। हम लोगों की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट है एसएसटी के चैप्टर्स की। एंड आज हम लोग उस सीरीज का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। उसके पहले मैं बता दूं कि एंड गेम क्रैश कोर्स चल रहा है। इसमें हम आपको स्ट्रैटेजी वाइज गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करवाएंगे बोर्ड के लिए कि आप कैसे उसमें 95% स्कोर कर सके सारे सब्जेक्ट के लिए। ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं एंड चाहें क्या प्लीज़ करिए, काफ़ी कुछ मिलेगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। MCQ टाइप्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपका मोस्ट प्रेफरेबल क्वेश्चन का आंसर लेना पड़ता है, ठीक है। First, a system where goods are exchanged without using money। ऐसा सिस्टम जिसमें कि गुड्स का एक्सचेंज होता है मनी यूज किए बिना। मनी यूज नहीं कर रहे यानी चीजों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्या गुड सिस्टम? नहीं। एक्सचेंज सिस्टम? नहीं। नो मनी सिस्टम? नहीं। दैट मीन्स बार्टर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। अ पोर्टर मेक्स पोर्ट। पोर्ट्स बनाने वाला पर्सन है, मटके जो बनाते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज करना चाहता है उसके पोर्ट को वीट के साथ। वो चाहता है, उसकी विल है, उसके विल की बात हो रही है। ही वॉन्ट्स, ठीक है। लकीली उसको एक ऐसा पर्सन मिल जाता है, एक ऐसा फार्मर जिसके पास वीट है और वो उसकी भी विल है ना, उसकी भी विल है कि वो एक्सचेंज कर ले पोर्ट के साथ, क्योंकि उस फार्मर को भी पोर्ट की जरूरत है। व्हाट इज दिस सिचुएशन इज नोन एज। दोनों की जब इच्छाओं की बात होगी, विल की बात होगी, तो ये आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर एक्सचेंज में आपको चीजों का एक्सचेंज होता है, भले आप चाहो चाहे नहीं चाहो। इसके अंदर अगर विल की बात हो रही है जहां पे भी, तो वो आ जाएगा डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कभी नहीं समझ में आए कि ये इसका रीजन है क्या, तो उनके बीच में बिकॉज लगा के देख लो, ठीक है। बोरोवर्स जो पैसे लेते हैं, व्हेन बोरो फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं? फॉर्मल सोर्स मतलब बैंक्स, जिसमें सारा फॉर्मली तरीके से होता है, डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, एग्रीमेंट होता है ना, एंड आप फिर उनको कोलेट्रल भी देते हो, सिक्योरिटी भी देते हो, वो फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल जैसे फ्रेंड से ले लिया, अरे यार देना 10 रुपये, 50 रुपये, 50,000 रुपये, रिलेटिव से ले लिए, किसी मनी लैंडर से ले लिए, है ना, वो सब इनफॉर्मल में आ जाते हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है और उनका डर होता है और आप डरते रहते हो कि भाई दे देंगे क्या। अब इसमें नुकसान क्या होता है? आपको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में अमाउंट देना पड़ता है, मनमानी कर सकते हैं वो। फॉर्मल सेक्टर में आपके पास लिमिटेड रहता है कि आप इतना ही इंटरेस्ट ले सकते हो, ठीक है। जब इनफॉर्मल सोर्स से आप बोरोवर बोरो करता है, दे फॉल इनटू द डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनफॉर्मल सेक्टर की, कि भाई आपने ना उससे किसी मनी लेंडर से या फ्रेंड से एक लोन लिया, है ना, आप वो चुका नहीं पाए, अब वो चुकाने के लिए आप किसी और से भी लोगे, उसको चुका दो, फिर उसका लोन भी हो गया। तो ये डेब्ट का एक ट्रैप बनते जाता है जिसमें आप फंसते जाते हो, ठीक है। रीजन, फॉर्मल सेक्टर इंस्टीट्यूशन नीड टू लैंड मोर टू द बोरोवर्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू डेब्ट ट्रैप। तो क्या हम इसमें अगर बिकॉज लगाते हैं तो सेंटेंस बैठ रहा है। Borrower when borrow money from informal sources they fall into debt trap because formal sector institution need to lend money more to the borrowers in order to prevent them falling into the debt trap। तो जब आप इसमें because लगाओगे तो आपको ये कुछ सेंटेंस सही नहीं लग रहा कि भाई वो डेब्ट ट्रैप में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अगर फॉर्मल सेक्टर ज्यादा पैसे देगा तो क्या लेना देना उससे। फॉर्मल अपनी जगह काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल अपनी जगह काम कर रहे हैं, है ना। अगर उसके पास कोलेटरल नहीं होगा या उसके पास वो पढ़े लिखे नहीं होंगे या उनके पास इतना लॉन्ग प्रोसीजर का टाइम नहीं होगा, तो अल्टीमेटली इनफॉर्मल के पास जाएगा ही सही ना, ठीक है। तो इसका आंसर है कि ए एंड आर दोनों अपने अपनी जगह सही तो हैं, पर आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक है। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर जिसमें आपको 2-3 लाइन में आंसर देने होते हैं। What do you mean by double coincident of wants? देखो हमने अभी पढ़ा था कि जहां पे विल की बात होती है, ठीक है, वहां पे डबल कोइंसिडेंट वांट हो जाता है। अगर दोनों पार्टीज एग्री होती हैं
बाय करने के लिए, सेल करने के लिए एक दूसरे की कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब थिंग्स, है ना, देन इट इज नोन एज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। ठीक है, विल आएगी इसके अंदर, एक दूसरे की इच्छा आएगी। What are the modern form of currency? आज की करेंसी क्या है, हम सबको पता है, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ये है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। What is the reason for accepting paper note as medium of exchange? क्यों पेपर नोट को ही एक्सेप्ट किया गया है? रीजन क्या है एक्सेप्टिंग पेपर नोट? बिकॉज इसको ऑथोराइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया है कि पेपर नोट को ही आप एज अ मीडियम ऑफ करेंसी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोलेट्रल? कोलेट्रल मतलब क्या होता है, जब आप फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने जाते हो तो आपको एक कोलेट्रल रखवाना पड़ता है एज ए सिक्योरिटी कि भाई ये आप रखो, हम आपसे पैसे लेके जा रहे हैं, है ना। अगर हम लोन देने में असमर्थ होते हैं तो आप ये कोलेट्रल बेच के अपना अमाउंट का भरपाई कर सकते हो। ठीक है, इट इज एन एसेट, लैंड हो सकता है, किसी लैंड मतलब लैंड को लेके नहीं जाओगे, लैंड के पेपर ऑब्वियसली, गाड़ी हो सकती है। ठीक है, दैट द बोरोवर ओन्स, जो खुद बोरोवर का खुद का, ऐसा नहीं किसी और का ले जाए वो उठा के। ठीक है, एंड यूजेस दिस एज गारंटी, उसको वो एज अ गारंटी रखवाता है लैंडर को कि भाई जब तक कि मैं लोन रिपे नहीं करता तो इसे अपने पास रख सकता है। ठीक, व्हाट इज चेक? चेक क्या होता है, एक पेपर होता है जिसके अंदर अकाउंट होल्डर का नेम होता है, अकाउंट होल्डर्स नेम, NAME, अकाउंट नंबर होता है। ठीक है, दैट इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे मनी, और जिस बैंक का वो चेक होता है उसको इंस्ट्रक्ट करता है उस पर अमाउंट लिखकर कि भाई इतना अमाउंट इनको आप पे कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रियल सोर्स क्या है बैंक की इनकम का? अब बैंक है तो वो भी तो कुछ ना कुछ कमाएगा, या सिर्फ पैसे लेने देने का ही काम करेगा? ऑब्वियसली कुछ तो इनकम होती ही होगी। या फिर हाउ डू डिपॉजिट विद द बैंक बिकम देयर सोर्स ऑफ इनकम? हम बैंक में पैसे जमा कराते और निकालते, तो ये उनकी इनकम का सोर्स कैसे है? ये दो क्वेश्चन है, इसका एक ही मीनिंग है। तो बैंक क्या करता है, जब किसी भी बोरोवर को एज अ लोन, है ना, हम लोन लेने जाते हैं बैंक के पास, वो हमें लोन देगा तो हम बोरोवर हो गए बैंक के लिए। ठीक है, तो बैंक लोन देगा किसी भी बोरोवर को, तो क्या करता है, उससे हाई इंटरेस्ट रेट लेता है। ठीक है, हाई इंटरेस्ट पे वो लोन देता है, मतलब जो मंथली इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा हाई होगा कंपैरेटिवली। किसके कंपैरेटिवली? टू पे लेस टू द डिपॉजिटर। अब जो पैसे जमा भी करेंगे लोग बैंक में, है ना, तो जो डिपॉजिटर्स होंगे, जो डिपॉजिट करेंगे, बैंक उनको भी क्या करता है, इंटरेस्ट देता है, पर उनको क्या करेगा, बैंक कम देगा इंटरेस्ट रेट, जितना वो बोरोवर से लेगा इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गया? इसने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक ने इसको एज अ लोन पैसा दिया, तो इस जिससे को दे रहा है उससे तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और जिन्होंने डिपॉजिट करा रखा है उनको कम इंटरेस्ट दे रहा है। तो इस तरीके से बैंक के उस इंटरेस्ट का जो गैप होता है, बैंक उसको एज अ खुद का इनकम रखता है। द डिफरेंस इन बिटवीन, दोनों के लोन में जो डिफरेंस है, दोनों की इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम रखता है। ठीक है, हाउ इज द मनी यूज एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। फॉलोइंग एग्जाम्पल जस्टिफाई द यूज ऑफ मनी। मनी को ही हमने क्यों एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया है? तो इन डे टू डे आज की लाइफ के ट्रांजेक्शन्स में जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज, है ना, जो भी चीजें हम लेते हैं, आर बॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। मनी ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो, और जब भी आप कुछ भी बेचोगे तो आपको पैसा ही मिलेगा, और पैसे के बदले में आप कुछ और सर्विस भी ले सकते हो, कुछ और चीज भी परचेस कर सकते हो। इसलिए पहला यूज तो ये हो गया, पहला रीजन तो ये हो गया। जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन मतलब जो हम लेन देन कर रहे हैं, आर मेड इन मनी एज अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट इज फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस। पैसा सब जगह चल जाता है, इसलिए आप उसको किसी भी सर्विस और चीज परचेस करने में ले सकते हो, इसलिए मनी को ही एज अ मीडियम रखा गया है एक्सचेंज का। यूज ऑफ मनी हैज मेड इट easier to exchange service such as the service of a doctor or teacher।
आपने कोई भी सामान, आपकी शॉप है, आप कपड़े बेचते हैं, उस कपड़े से आपको जो पैसा आएगा, आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर वो आपका कपड़ा एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मनी ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो आप उस पैसे से डॉक्टर के पास जा सकते हो, टीचर से पढ़ सकते हो, एक्सेट्रा, ठीक है। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट विद द बैंक आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम डीडी भी बोलते हैं। तो क्या किस टाइप का डिपॉजिट होता है? डीडी। इसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट एंड व्हाट आर देयर एडवांटेजेस। एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हाई आर डिपॉजिट इन द बैंक कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होता है उसको हम डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। दोज डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होते हैं दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, विड्रॉन जिसको हम निकाल सकते हैं डिमांड पे, इसको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डिमांड डिपॉजिट के। डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट बाय वे ऑफ चेक अलोंग विद द करेंसी। डिमांड डिपॉजिट को भी जैसे मनी को हर जगह एक्सेप्ट करा जाता है, वैसे ही डीडी को भी एक्सेप्ट किया जाता है ना, हर जगहों पर। ये एक चेक की तरह फॉर्म में ही होता है, आप जाके दोगे, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। डिमांड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। डिमांड डिपॉजिट भी हमारी आज मॉडर्न करेंसी का एक पार्टी है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करा जाता है वाइडली तौर पे। सच डिपॉजिट अर्न एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। Credit sometimes pushes the borrower into the situation from which recovery is painful. Credit मतलब यहाँ पे बात हो रही है लोन की। तो लोन कई बार तो यूजफुल होता है, लेकिन कई बार ये बोरोवर को, जो लोन ले रहा है, उसको ऐसे सिचुएशन में डाल देता है जो कि बहुत ही दर्दनाक होती है। जैसे मानो कोई भी लैंडलेस लेबर है ना, उसने क्रॉप उगाने के लिए लोन लिया, उसकी क्रॉप फेल हो गई, ठीक है। वो क्रॉप से ही तो लोन पे करने वाला था, पर उसकी क्रॉप फेल हो गई। अब उसके पास डेप्थ हो चुकी कि भाई एक तो क्रॉप फेल हो गई, आपका पेट कैसे भरेगा, घर कैसे चलाएगा और लोन कैसे देगा। तो उसको लोन देने के लिए भी आप किसी और से लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो उससे रिकवरी कितनी पेनफुल है, हो सकता है उसका जो छोटा सा लैंड है उसको वो भी बेचना पड़ जाए, ठीक है, समझ रहे। क्रेडिट एक नेगेटिव रोल भी प्ले करता है कभी कभी, जब इसका रिजल्ट when it result in formation of a circle or trap known as debt trap। जब वो debt trap क्रिएट कर देगा, जब मैंने आपको कहानी सुनाई उसमें वो उसको लैंड भी बेचना पड़ रहा है ना, वो एक debt trap थे, ठीक है। ट्रैप है वो, जैसे रेड को पकड़ने के लिए हम कहते हैं ट्रैप लगाते हैं, पिंजरा लगाते हैं, वैसे ही डेप्थ का पिंजरा जिसमें आप फंस चुके हो। अब डेbt trap is a situation in which a person after taking a loan is not able to pay back। लोन लेने के बाद वो इंसान लोन पे नहीं कर पाए, एंड टेक्स अ फ्रेश लोन, और उसको चुकाने के लिए एक और लोन ले ले, ठीक है, तो हो जाती है डेब्ट ट्रैप। इट इज मोर कॉमन इन रूरल एरियाज, और ये गांवों की तरफ ज्यादा होता है। क्यों? अ बोरोवर ट्राइज टू रीपे अ लोन बाय सेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक बोरोवर जिसने लोन लिया है, वो अपने जो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है उसको बेचकर उसका लोन रीपे करेगा, बट इट मे नॉट बी इनफ टू रीपे द एंटायर लोन। पर अब वो हो सकता है इतना उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुआ हो जिससे कि वो लोन चुका सके, राइट। रूरल बोरोवर्स नॉर्मली डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज। वो बड़े बड़े लैंड ओनर्स जो होते हैं, मनी लैंडर्स जो होते हैं, गरीब लोग, गाँव के लोग उन पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो इतने लंबे प्रोसीजर से नहीं गुजरना चाहते, ना ही उनके पास कोई कोलेट्रल होता है, इसलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेज के पास जाते हैं, ठीक है। वो चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं कि इतना हाई होता है कि बेचारे वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट चुकाने में रह जाते हैं, वो उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो चुका ही नहीं पाते। दिस रीपेमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट मे समटाइम बी लार्जर देन देयर इनकम। जितनी उनकी इनकम नहीं होती उससे भी लार्ज तो उनका इंटरेस्ट रेट होता है। Thus, it can be concluded that credit play a negative role also, leading to debt trap and even poverty than before। तो कई बार ये जो लोन का केस होता है रूरल एरिया में स्पेशली, ये डेब्ट ट्रैप में भी फंसा रहता है, और कई बार तो
पहले से और ज्यादा गरीब कर देता है। ठीक है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्रेडिट हमें पता है कि लोन होता है। फॉर्मल सोर्सेज हमने देखा था कि जो बैंक होते हैं, है ना, लाइक जो फॉर्मली आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो ऑथराइज होते हैं, जहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, कोलेटरल देना पड़ता है, वो होते हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लैंडिंग। ठीक है, हमें बताना है कि इनका क्या रोल रहता है इकोनॉमी को डेवलप करवाने के लिए। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। अब हमें ये पता है कि अगर हम फॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं तो वो चीप एंड अफोर्डेबल होगा। मीन्स कि उनको एक गाइडलाइन सेट होती है कि आपको इतना % ही अमाउंट लेना है एज इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सोर्सेज से लेने जाएंगे लाइक फ्रेंड्स, रिलेटिव, मनी लेंडर, तो वो कितना भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। ठीक है, तो ये पहली बात तो चीप एंड अफोर्डेबल होते हैं। अगर कोई चीज़ सस्ती है तो हमें तो पसंद वही आएगी और उससे हमारे फायदा भी होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों? बिकॉज ये जो क्रेडिट होता है वो चीप होता है। अगर ये सस्ता होगा, चीप होगा, तो ज़्यादा लैंडिंग होगी, ज़्यादा लोग वो लोन ले पाएंगे जिसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, क्योंकि उनको अब इंटरेस्ट चुकाने में बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी, राइट। वो जितना अर्न कर रहे होंगे, उनकी कोई सैलरी होगी, इनकम होगी, उससे उसका वो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। मोर लैंडिंग विल टेक प्लेस, दिस मीन्स पीपल विल इन्वेस्ट। अगर लोग लोन ले पा रहे हैं तो लोन किस लिए ले रहे हैं? कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो लोन लेकर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, बिजनेस में और स्मॉल इंडस्ट्रीज टाइप ऑफ थिंग्स में। ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, मोर इन्वेस्टमेंट विल मीन एम्प्लॉयमेंट। अब किसी ने एक मशीन परचेस करी, 2-3 मशीनें ले ली और उसने सिलाई के लिए, अब मशीनें ली तो उसने सिलाई के लिए ली है, तो लोगों को अपॉइंट भी कर सकता है ना, कि भाई मेरे को सिलाई करनी आती है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, आ जाओ मेरे घर पे 3 सिलाई मशीन है, तुम बैठो। तो उससे क्या हुआ? जॉब जनरेट हुई, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ, है ना। तो इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा, विच मीन्स पुअर पीपल विल गेट जॉब्स। ठीक है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट विल अलाउ द पुअर पीपल टू गेट रिड ऑफ मनी लैंडर्स। तो अगर फॉर्मल सोर्सेज से लोन इजीली लोगों को मिलेगा चीप इंटरेस्ट पे, तो मनी लैंडर्स से वो लोग फिर अमाउंट लेने, लोन लेने नहीं जाएंगे और फिर वो डेब्ट ट्रैप में भी नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, why it is necessary for the banks and cooperative society to increase their lending facility in rural area। banks and cooperative society, बैंक आपको पता है cooperative societies ऐसे लोगों का ग्रुप या ऐसे लीगल पर्सन का ग्रुप जो कि साथ आते हैं एंड लोगों को मनी लैंड करते हैं। ठीक है, ये भी सेम फॉर्मल सेक्टर की तरह ही एक्ट करते हैं। तो रूरल एरियाज में अगर ये अपनी लैंडिंग बढ़ा देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? अगर बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर नीडेड टू इंक्रीज देयर लैंडिंग फैसिलिटी इन रूरल एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। रीजन देख लेते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज टेक क्रेडिट फ्रॉम मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स। जो वहाँ गांव में रहने वाले लोग होते हैं वो मनी लैंडर या ट्रेडर्स जो अपना काम करते हैं सामान लाने ले जाने का, उनसे ही पैसा लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। जैसे 10,000 रुपीज़ लिए और उन्होंने लगा दिया कि भाई तुम्हें ना हर महीने का मुझे 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10,000 चुकाना तो बहुत हैंड की बात है, हर महीने 10% का इंटरेस्ट देते देते उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, रूरल पीपल आर एक्सप्लॉइटेड बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स दस लीडिंग देम टू डेब्ट ट्रैप। अनफेयर मतलब क्या होता है कि भाई ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या फिर बोलेंगे कि तुमने तो बहुत टाइम तक लोन का इंटरेस्ट नहीं दिया, तुम हमारे घर में अब काम करने लग जाओ, पूरी उम्र भर के लिए हमारे ना तुम नौकर बन गए हो। ठीक है, या तुम्हारा लैंड हम तुमसे ले लेंगे, तो वो धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में फंसते जाते हैं। ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इन रूरल एरियाज विदाउट एनी अनड्यू एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर फॉर्मल सोर्सेज वहां पे रूरल लोगों को ज्यादा लोन देते हैं या लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी मनी लैंडर्स पे और ट्रेडर्स पे, और अगर कम हो जाएगी तो वो एक्सप्लॉयटेटिव भी नहीं होंगे बाय मनी लैंडर्स और द ट्रेडर्स। ठीक है, क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट रोल या एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, ये हमें इसमें बताना है।
लोन फ्रॉम बैंक ऑलवेज हेल्प टू रेज पीपल्स अर्निंग कैपेसिटी। अगर कोई इंसान लोन ले रहा है तो वो उससे कहीं इन्वेस्ट करेगा, किसी बिजनेस में करेगा, कुछ प्लॉट लेगा, तो हाँ लोन क्या करता है, पहले तो अर्निंग कैपेसिटी ही बढ़ाने के इस्तेमाल में लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल है क्या, पीपल कैन परचेज मशीनरी एंड इक्विपमेंट। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि लोन लेकर उसने 3 मशीनें खरीदी, तो क्या हुआ, उसने मशीनरी परचेज करी, ठीक है। विद द लोन टू स्टार्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी, उसने मशीन ली ताकि वो कपड़े सिलना स्टार्ट कर पाए, है ना। विद द लोन पीपल कैन परचेज रॉ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कॉटन लिया, कॉटन के कपड़े बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल खरीद के हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर भी सेल कर सकते हैं बाय टेकिंग लोन, ठीक है। पैसे नहीं होगा तो लोन लेगा, लोन लेके सामान लेगा और फिर सामान बेचेगा तो उसकी ज्यादा अर्निंग होगी, तो लोन के पैसे भी चुका देगा एंड वो अर्निंग खुद के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है फिर वो, है ना। thus increasing their earning capacity. With the loan people can set training or learn some kind of skill. जैसे लोग एजुकेशन लोन लेते हैं, है ना, तो क्या वो स्किल तो सीख रहे हैं ना, लोन दिया उससे एजुकेट हुए, अब अच्छी जॉब करेंगे तो लोन तो फिर वो इजीली पे कर सकते, विच हेल्प देम इन फ्यूचर टू इंक्रीज देयर अर्निंग, एंड फ्यूचर में फिर वो उससे अपनी अर्निंग सोर्स बढ़ा सकते हैं। Why is modern currency accepted as a medium of exchange without any use of its own? ठीक है, मॉडर्न करेंसी को ही हमने क्यों लिया है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये हमने भी शॉर्ट आंसर में भी देखा था, क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है और कुछ चीज गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं कर रखी है, एक तो यही हो जाता है। मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल। मॉडर्न करेंसी जो आज की करेंसी, पहले तो क्या होता था, सोने चांदी के मुद्राएं चलती थी, है ना। अब ये जो मॉडर्न करेंसी है ये गोल्ड सिल्वर कॉपर की नहीं बनी होती, है ना। एंड लाइक ग्रेन एंड कैटल, और जैसे बार्टर सिस्टम में गेहूं ले ले भैंस दे दे, ऐसे पॉट ले ले वीट दे दे वाला सिस्टम था ना, उस तरह भी नहीं होती ये मॉडर्न करेंसी। इट इज नॉट ऑफ एवरी डे यूज, दस द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो मॉडर्न करेंसी है ना, वो खुद इस्तेमाल नहीं होती, वो एज अ करेंसी ही यूज में आती है बस, ठीक है। बाकी चीजें तो हम यूज कर सकते थे, ठीक है, बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये खुद अपने इस्तेमाल की चीज नहीं होते हुए भी हमने इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिया है, क्योंकि ये ऑथोराइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारी कंट्री के द्वारा, ठीक है। इट हैज सर्टनली मेड ट्रांजेक्शन ईजियर, और इसकी वजह से ट्रांजेक्शन ईजी हो चुके हैं। कैसे, आप पैसे से कुछ भी थिंग खरीद सकते हो, कुछ भी सर्विस को बाय कर सकते हो, है ना। लाइक आपको खाना बनवाना है तो आप उसको भी पैसे दे सकते हो, आपको कोई गाड़ी लेनी है वहां भी आप पैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वो हर जगह इस्तेमाल होने वाली चीज है ना। जैसे मम्मी, है ना, आप मम्मी को बोलोगे वो आपके लिए चाय बना देगी, पापा बोलेंगे उनके लिए खाना बना देगी, ठीक है। छोटा बच्चा बोलेगा कि एक और है कुछ उसको कि पढ़ना है तो मम्मी उनको पढ़ा भी देगी, है ना। दादी बोलेगी मार्केट चलना है तो वो मार्केट भी चल जाएगी। तो मम्मी इज ऑलराउंडर, ऐसे ही मनी इज ऑलराउंडर जो सब कामों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। एंड इज ईजी टू कैरी ऑल्सो, और उसको हम साथ में पैसे को इजीली रख भी सकते हैं, ठीक है। डिपॉजिट विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स एज वेल एज द नेशन। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं, जो अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, अपना पैसा डाल रहे हैं बैंक में, तो वो उन डिपॉजिटर्स को कैसे फायदा दिलवाता है और नेशन को भी फायदा दिलवाता है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। द डिपॉजिट विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू द डिपॉजिटर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक तो सेफ्टी हो जाती है, घर में रख के रखोगे, जेब में रख के रखोगे, चोरी हो सकता है, तो बैंक में अगर चोरी हुआ तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरप्लस मनी मतलब जो एक्स्ट्रा मनी आ रहा है, एक तो कुछ ऐसा मनी होगा जो आपने शायद लोन रिपे करना होगा, एक ऐसा मनी होगा जो आपको घर खर्च के लिए रखना होगा, और उसके अलावा भी बचा हुआ पैसा, तो उसको बोलते हैं हम सरप्लस मनी, उसकी सेफ्टी हो जाती है। ऑन इंटरेस्ट ऑन द सरप्लस मनी, आपके पास पैसा रखा हुआ है, आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो बैंक आपको उसका हर महीने का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, या जैसे भी हर महीने 3 महीने जैसे भी करेगा, ठीक है। कैन मेक पेमेंट इजीली थ्रू चेक्स, और आपके पास बैंक में पैसा डिपॉजिट है तो आप घर में सिर्फ चेकबुक के द्वारा भी बैंक से ट्रांजैक्शन करवा सकते हो, आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
एंड चेकबुक सेफ भी रहेगी। चेकबुक तभी काम आएगी जब आप उस पर सिग्नेचर करोगे, नहीं तो वो यूजफुल नहीं होगी, है ना। बेनिफिट ऑफ बैंक डिपॉजिट टू द नेशन आर, नेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं डिपॉजिट करते हैं तो। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लोन्स, अब जो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं उनका अमाउंट डिपॉजिटेड है तो बैंक उसको दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लोन, एज लार्ज पार्ट ऑफ दीज डिपॉजिट आर गिवन एज लोन, तो बैंक के पास जो अमाउंट जाता है वो उसमें से लार्ज पार्ट एज अ लोन दूसरों को दे देती है एट चीप एंड अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट। बूस्ट द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग चीप लोन्स, वही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का क्या बोलेंगे, काम बढ़ेगा अगर उनको लोन मिलता है तो बैंक से, ठीक है। फ्रॉम द अबव पॉइंट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिपॉजिट विद द बैंक आर बेनिफिशियल टू डिपॉजिटर्स एज वेल एज द नेशन, तो नेशन और डिपॉजिटर्स दोनों को इस तरीके से फायदा मिलता है। व्हाट आर द रीजन फॉर फॉर्मल क्रेडिट नॉट बीइंग अवेलेबल टू द रूरल पीपल, फॉर्मल क्रेडिट जो बैंक वगैरह कोऑपरेटिव वगैरह लोन देते हैं वो रूरल लोगों के लिए अवेलेबल क्यों नहीं है, क्या रीजन है, क्यों डिफिकल्टी आती है। द मेन रीजन फॉर फॉर्मल क्रेडिट नॉट बीइंग अवेलेबल टू द रूरल पुअर ड्यू टू विच दे आर डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज आर, कुछ रीजन्स हैं इस वजह से वो इनफॉर्मल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। पहली बात तो हमें पता है फॉर्मल क्रेडिट के अंदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग एक्सेट्रा टू कन्विंस बैंक दैट दे विल बी एबल टू रीपे द लोन। अब बैंक आपको लोन देगा तो उसको ये श्योरिटी भी तो चाहिए ना कि भाई तुम ये लोन वापस मुझे दे दोगे, नहीं तो मैं तो डेप्थ में चल जाऊंगा, है ना, क्योंकि बैंक के पास पैसा खुद का थोड़ी होता है, वो डिपॉजिटर्स का होता है, उसको उनको भी तो देना है। तो बैंक को ये श्योरिटी चाहिए होती है, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि कहीं आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तभी तो लोन चुका पाओगे, ठीक है। तो जो रूरल लोग होते हैं उनके पास ऐसी कोई फॉर्मल जॉब नहीं होती, ऑफिशियल जॉब नहीं होती है ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। पहली चीज, दे यूजुअली लैक एनी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो प्रॉपर्टी का काम किस में होता है, कोलेट्रल में, सिक्योरिटी देने में, कि भाई ये कोलेट्रल है, ये सिक्योरिटी तुम रख लो, बैंक को देते हैं वो, एंड अगर हम लोन नहीं चुका पाते तो तुम ये सिक्योरिटी बेच के अपना लोन रीपे करवा लेना, तो वो कोलेट्रल भी नहीं होता है रूरल लोगों के पास, ठीक है। थर्ड, रूरल पीपल आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय फॉर्मल सोर्सेज, ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्मल सोर्सेज इज लेस इन द रूरल एरियाज। पहली बात तो बैंक्स और कोऑपरेटिव्स होते ही कम है, अगर होते भी है ना तो गांव के लोगों को इसकी नॉलेज ही नहीं होती कि क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हमें करना है। उनको लगता है अरे क्या हेडेक है, सीधे से जाओ, वो रामू जी बैठे हुए हैं उनसे पैसे ले आओ, 10% का इंटरेस्ट ले लेंगे, चुका दूंगा, है ना, वैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप ये एंड गेम कैश क्रॉस के बारे में ऑलरेडी जानते ही हैं, तो ज्वाइन करिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, नेम 2 फॉर्मल एंड 2 इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। 2 फॉर्मल बताने हैं, 2 इनफॉर्मल बताने हैं, एंड उसके 3 एडवांटेजेस भी बताने हैं फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के। 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, तो इस तरीके से अगर एग्जाम में आते हैं तो दोनों में मार्क्स डिवाइडेड होंगे, ठीक है। 2 फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर बैंक एंड कोऑपरेटिव्स, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी भी लिख सकते हो उसको, एंड 2 इनफॉर्मल सोर्सेज आर मनी लैंडर्स एंड ट्रेडर्स, ठीक है। इसमें आप फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट आर, क्या एडवांटेज होता है कि ये आपको लोन देगा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, फिक्स होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, है ना, कि भाई तुम नहीं दोगे तो तुम्हें मारा कूटा जाएगा, ऐसा नहीं होता। इनफॉर्मल में वो आपको मार भी सकते हैं, तो इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना वो फिक्स होंगी, इनकी तो अपनी मन मर्जी से हो सकती है, ठीक है। इट गिव्स लोन जस्ट नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर्स। तो जो हमारे पास फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वाले होते हैं ये बड़े बड़े बिजनेसमैन वालों को ही नहीं देते केवल लोन, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को, स्मॉल लैंड एग्रीकल्चर वालों को भी लोन प्रोवाइड किया जाता है इनके द्वारा, ताकि अपना स्मॉल बिजनेस को बढ़ा सके, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लेस, हेंस
प्रमोट बोरोइंग एंड मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब वही कि चीप एंड अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, तो भाई आपको लोन लेना ईजी है, ठीक है। देयर इज नो एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता। जैसे मैंने बताया था कि इनफॉर्मल में वो आपको मार सकते हैं, जबरदस्ती बोल सकते हैं कि तुम जिंदगी भर के लिए मेरे नौकर बन चुके हो, है ना। एक्सप्लॉयटेशन तो यही हुआ ना, उनका लैंड जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे, लेकिन एज सच ये सब फॉर्मल में नहीं होता है, ठीक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कोलेट्रल को जब्त कर लेंगे, सिक्योरिटी को, और उसको बेच के अपना पैसा ले लेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे वो, है ना। और भाग गए तो फिर पुलिस कंप्लेन होगी सही। आप डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है, इसका आपको फंक्शन बताना है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग जितने भी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन है इंडिया के अंदर उनको, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स दैट द बैंक एक्चुअली मेंटेन द कैश बैलेंस एंड डू नॉट गिव ऑल द डिपॉजिट्स एज लोन। तो ऐसा नहीं है कि बैंक लालच में आके डिपॉजिटर्स का सारा मनी लोन में दे दे। क्यों? अगर किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक कहाँ से लेकर आएगा? तो ये मेक श्योर करता है RBI कि बैंक सारा पैसा लोन में नहीं दे दे, उसको कुछ अमाउंट रखना पड़ता है डिपॉजिटर्स के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंश्योर दैट द बैंक गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड रिच ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बोरोवर एक्सेट्रा। तो रिजर्व बैंक ही होता है जो ये इंश्योर करवाता है कि बैंक बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही पैसा नहीं दे, बल्कि छोटे छोटे लोगों को भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को भी लोन दे, ताकि इकोनॉमी में बैलेंस बना रहे, ठीक है। Periodically, banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom etc. किनको लोन दे रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, ये सब भी एक उनको फाइल मेंटेन करनी पड़ती है जो RBI के पास जाती है। लाइक नॉट फाइल, आजकल तो सब डिजिटल हो चुका है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन गिवन बाय बैंक्स इज डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रेट इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, जो लगाया जाता है, वो भी RBI ही सेट करके देता है। नहीं तो प्राइवेट बैंक भी होते हैं ना, अपना प्रॉफिट जाएंगे, ठीक है, लेकिन सबके लिए गाइडलाइन सेट होती है। The RBI keeps check on all the activities of bank and checks the flow of credit also. और जितना भी सारा काम होता है RBI वो सब ध्यान रखता है बैंक की एक्टिविटीज का, एंड जो भी लोन का फ्लो बन रहा है, जिसको दे रहे हैं, जहां से आ रहा है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, वो सब भी RBI ही ध्यान रखता है, ठीक है। हाउ कैन द फॉर्मल सेक्टर लोन बी मेड बेनिफिशियल फॉर पुअर फार्मर्स एंड वर्कर? जो फॉर्मल सेक्टर के लोन होते हैं वो गरीब फार्मर्स को और वर्कर्स को कैसे हेल्पफुल होते हैं? 5 मेजर्स बताने हैं हमको, ऐसे मेजर्स जो बेनिफिशियल होंगे। फॉर्मल सेक्टर कौन कौन से होते हैं? बैंक एंड कोऑपरेटिव्स शुड लैंड मोर टू पुअर पीपल एंड वर्कर्स पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में लोन देना चाहिए इनको, फर्स्ट पॉइंट में यही है। फॉर्मल सेक्टर प्रोवाइड करते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, अफोर्डेबल लोन, ठीक है, गरीब लोगों को, ताकि वो रीपे उसको इजीली कर सके, है ना, क्योंकि रेट इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर को वर्क करना चाहिए अदर वेज ऑफ अरेंजिंग कोलेट्रल फ्रॉम द पुअर पीपल। अब कोलेट्रल एक दिक्कत है गरीब लोगों के लिए, क्योंकि उनके पास नहीं होती है प्रॉपर्टी, तभी तो वो लोन लेने आ रहे हैं, तभी तो वो लोन लेने के लिए मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। तो बैंक को इस प्रॉब्लम का कि उनके पास कोलेट्रल नहीं है, कुछ और ऑल्टरनेटिव निकालना चाहिए। बाय प्रोवाइडिंग लिंकेज बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट कैन बी इंक्रीज। सेल्फ हेल्प ग्रुप का अपना एक आगे क्वेश्चन भी आएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? कुछ लोगों की कम्युनिटी होती है जो कि अपने लेवल पे लोन प्रोवाइड करती है ना। तो एक लिंकेज प्रोवाइड करना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक का, ताकि जो क्रेडिट दिया जाता है रूरल लोगों को वो भी इंक्रीज हो सके। देयर शुड बी मोर नंबर ऑफ कोऑपरेटिव्स एंड बैंक्स इन रूरल एरियाज एंड पीपल शुड मेड अवेयर ऑफ दिस। एंड अभी कम होते हैं बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी रूरल एरिया के अंदर, ये ज़्यादा होने चाहिए एंड लोगों को इसके बारे में
अवेयर करवाना चाहिए, प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करो, या एक होता है ना माइक पे लेके सब जगह, जैसे इलेक्शन के लिए कैंपेन होते हैं, इससे बताओ कि भाई इस तरह लोन मिल रहा है, आप चाहो तो ले सकते हो टाइप्स, ठीक है। Banks play an important role in the economic development of the country. Support the statement with example. बैंक कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं किसी कंट्री की, हमें इसको एग्जांपल के साथ बताना है। फॉलोइंग वेज में बैंक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो देख लेते हैं। प्रोवाइड डिपॉजिट, बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट। बैंक जो डिपॉजिटर्स पैसे जमा करने जाते हैं उसको डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं एंड पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, और उन डिपॉजिटर्स को जितना अमाउंट वो डिपॉजिट करते हैं उस पर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट उनको हर महीना या 3 महीने में पे करते हैं। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज एन इंटरेस्ट, और इस तरीके से लोगों का पैसा बैंक के पास सेफ भी रहता है और लोग उससे इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं। People also have the provision to withdraw the money as and when they require, और लोग अपना पैसा बैंक से विड्रॉ भी कर सकते हैं जब भी उनको ज़रूरत हो। Since the deposit in the bank account can be withdrawn on demand, these deposit are called demand deposit, और वो जो अमाउंट होता है हमें भी जब भी डिमांड होगी तो वो डिपॉजिट हमें मिल जाएगा, इसलिए हम उसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। इससे आपका क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। Second, provide loan, bank keep only a small portion of their deposit as cash with themselves. Bank use the major position of this deposit to give loan. और जो पैसा डिपॉजिटर जमा करते हैं बैंक में, बैंक उसका कुछ ही अमाउंट अपने पास रखता है, बाकी बैंक दूसरे लोगों को जिनको लोन चाहिए होता है वो डिपॉजिट उन लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड कर देता है। There is huge demand of loan for various economic activities. Bank make use of these deposit to meet the loan requirement for the people. ठीक है, डिपॉजिटर्स ने बैंक में जमा किया, बैंक ने वो डिपॉजिट एज अ लोन जो जिनको लोन की जरूरत है उनको प्रोवाइड किया, ठीक है। इन दिस वे बैंक प्रोवाइड क्रेडिट टू सेटअप इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। बैंक लोन देता है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए और बाकी एक्टिविटीज के लिए। दिस जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, और इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और लोगों का इनकम बढ़ता है, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और SHGs? ये आ गया क्वेश्चन आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का। एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ SHGs। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं पीपल शेयरिंग अ कॉमन लोकल एरिया, एक लोकल एरिया में रहने वाले लोगों का ग्रुप होता है, एंड जो या तो एक कॉमन टाइप का वर्क करते हैं या फिर उनकी कॉमन टाइप की फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि भाई बिलो एवरेज कमाते हैं, एवरेज कमाते हैं, कुछ हो सकता है एक दोस्त में थोड़ा ठीक भी कमाते हो, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन इज टू एनकरेज पीपल टू डू सेविंग। इसका मोटिव क्या है, एम क्या है कि भाई इन ग्रुप में रहने वाले लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम एक तो सेव करके रखो, ठीक है ना, एंड देयर बाय इंक्रीज देयर अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग। सेव करोगे तो आपका सेविंग अमाउंट बढ़ेगा, तो उससे आप क्या होगा, दूसरे लोगों को लोन दे पाओगे या फ्यूचर में कहीं बड़ा इन्वेस्ट कर पाओगे, है ना। फीचर्स देख लेते हैं हम SHGs के। SHGs टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, ये नहीं आएगा, SHG में जनरली 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, है ना, छोटे ग्रुप होते हैं 15 से 20 लोगों के, एंड ईच मेंबर इज रिक्वायर्ड टू सेव एंड पूल इन देयर रिसोर्सेज। तो हर आदमी को एक टारगेट होता है कि भाई आपको इतना, भले 100 रुपये आपको हर महीने बचत करनी है, ठीक है। द SHGs आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड लोन्स टू इट मेंबर एट रीजनेबल रेट। और फिर उस ग्रुप में अगर कोई भी पर्सन है जैसे उसके घर में शादी है, उसको लोन चाहिए, तो ग्रुप वाले मिलकर उसको लोन दे देंगे एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। या उसको कुछ एक मशीन खरीदनी है, सिलाई मशीन खरीदनी है किसी एक पर्सन को, तो उसको लोन दे देंगे इस तरीके से, एंड बहुत रीजनेबल रेट पे, ठीक है। आफ्टर अ ईयर और 2 विद रेगुलर सेविंग द ग्रुप इज एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक है। एंड 1 या 2 साल के बाद अब क्या होएगा, वो खुद का अमाउंट सेव करते जा रहे हैं, हर महीने वो अमाउंट सेव भी कर रहे हैं, जिसको जरूरत हो रही है उसको दे भी रहे हैं, तो वो उनका जो इकट्ठा वाला अमाउंट है
वो बढ़ता जाता है, तो उससे वो कुछ ना कुछ एक सेव कर सकते हैं एंड फिर 2 या 3 साल बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। ये भी एसएचजी की क्वालिटी होती है, या फिर हम बोलेंगे एक उनके पास एडवांटेज होता है। ठीक है, एसएचजी सीक लोन फ्रॉम द बैंक फॉर इट्स मेंबर कलेक्टिवली। एसएचजी के लोग अगर किसी भी उनके एक ग्रुप मेंबर को लोन चाहिए तो वो कलेक्टिवली बैंक के पास जा सकते हैं उस एक मेंबर को लोन दिलवाने के लिए। एंड मीट द नीड्स ऑफ बाइंग एसेट, मशीन्स, रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर। और फिर वो उस लोन से जो भी उनको सामान लेना है या चीज़ लेनी है या काम करना है वो कर सकते हैं। SAGs also meet regularly to discuss and act on various social issues like dowry, domestic violence, child marriage, health, nutrition, etc. एंड वो लोग हर थोड़े टाइम में मीटिंग करते हैं, जैसे किसी के घर में लड़ाई चल रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी के घर में छोटे बच्चे की शादी कराई जा रही है और वो नहीं चाहते हो, तो इस तरीके के इश्यूज से भी वो डील करवाते हैं अपने मेंबर्स को, या फिर हो सकता है किसी एक बहुत नीडी पर्सन को भी। ठीक है, अब हम केस बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर आपको केस दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। तो इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ही ऑथराइज्ड है हमें करेंसी नोट देने के लिए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसके बिहाफ पे करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई और इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं होती ऐसी करेंसी इशू करने के लिए। Moreover, the law legalized the use of rupee as the medium of payment that cannot be refused in setting transaction in India. And rupee जो है करेंसी, उसी को लीगलाइज किया है इंडिया में ट्रांजेक्शन करने के लिए। No individual in India can legally refuse of payment made in rupees. And कोई मना नहीं कर सकता रुपी को लेने के लिए। Hence the rupee is widely accepted as medium of exchange. और इसीलिए रुपी को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। To other form in which the people hold money is as deposit with the bank. दूसरा जो फॉर्म है मनी का वो है डिपॉजिट इन बैंक या डिपॉजिट विद बैंक। At a point of time the people need only some currency for their day-to-day needs. For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. What do people do with extra cash? They deposit it with the bank. By opening a bank account in their name, bank accept the deposit and also pay an amount of interest on the deposit. ठीक है, डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है कि लोगों को अपने हाथ खर्च के लिए थोड़ा ही अमाउंट चाहिए होता है, तो जब उनको सैलरी मिलती है तो उनके पास एक्स्ट्रा मनी रहता है, तो लोग इस एक्स्ट्रा मनी से क्या करते हैं? बैंक में जाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाते हैं अपने नाम से और फिर वो अमाउंट वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं और बैंक उनको उस डिपॉजिट पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक and earns an amount as interest. People also have the provision to withdraw the money as and when they require. Since the deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand, so these deposits are called as demand deposit. तो इस तरीके से लोगों का पैसा सेफ है बैंक के पास और वो एक इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं अपने उस पैसे पे। और ये प्रोविजन भी होता है कि हम बैंक पे पास जाएंगे एंड डिमांड करेंगे और वो जो हमारा डिपॉजिट उसके पास सेव है वो हमें दे देगा, इसलिए इस पैसे को डिमांड डिपॉजिट भी बोला जाता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है व्हाई देयर इज अ नीड टू लीगलाइज रुपी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लीगलाइज करना क्यों जरूरी है? इससे देयर इज नीड टू लीगलाइज रुपी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज सो दैट ऑल पेमेंट्स, ये ध्यान रखना, ऑल कैन बी मेड एंड नो वन कैन रिफ्यूज रुपी इन सेटलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। सारे पेमेंट में, भले वो किसी कोई चीज़ लेनी हो, एजुकेशन में हो, कोई स्किल सीखनी हो, कोई सर्विस लेनी हो, सब में रुपी फिर चल जाएगा अगर उसको हमने लीगलाइज कर दिया तो, और कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। रिफ्यूज़ करने का रीज़न ही नहीं बचेगा अगर वो चीज़ लीगल हो चुकी है तो। ठीक है, मेंशन 2 यूजेस ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट बाय द पीपल। क्या यूज हो सकते हैं बैंक अकाउंट खोलने के? टू डिपॉजिट सरप्लस कैश, है ना, जब सैलरी आती है डे टू डे यूज में तो हम बहुत कम अमाउंट लेते हैं तो पैसा बचता है, तो सरप्लस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बैंक में जमा करा सके उसके लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। टू अर्न इंटरेस्ट, अब बैंक में अमाउंट जमा करेंगे तो बैंक उस पर हमें इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी हम अर्न कर सकते हैं उस डिपॉजिट पे।
हाउ डिमांड डिपॉजिट आर यूजफुल फॉर द बैंक एज वेल एज फॉर द पीपल। डिमांड डिपॉजिट बैंक के लिए और लोगों के लिए कैसे जरूरी है। फॉर द बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड देम एज लोन। For the people, demand deposit are like near money that can be easily withdrawn from the bank. In this way, demand deposit are useful. ठीक है, तो ये हम बहुत बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि भाई डिपॉजिटर्स बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, बैंक उस डिपॉजिट को एज लोन दूसरे लोगों को दे रहा है जिनको लोन चाहिए, है ना। तो बैंक भी उस वाले डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कमा रहा है दूसरे लोगों को लोन देकर, एंड जो डिपॉजिट कर रहे हैं वो भी, उनको भी जब जरूरत पड़े तो बैंक जाके डिमांड पे वो डिपॉजिट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो उससे उनका पैसा भी सेव है और वो एक नियर मनी है कि भाई जरूरत पड़ी जाओ बैंक में निकाल लाओ। ठीक है, तो दोनों के लिए यूजफुल है। यहाँ हो चुकी है हमारी सीरीज कंप्लीट। आई होप यू गाइज लाइक इट एंड आपको समझ आई होगी। थैंक यू।